अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा। आज हमने 10th क्लास बायो का टॉपिक पढ़ना है अबाउट लंग कैंसर। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था बायो का 10th क्लास की। उसमें से हम गैस एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जो है ना रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट किए हुए थे। मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एक लंग कैंसर। तो लंग कैंसर एज अ नेम इंडिकेटिंग लंग्स मीन फेफड़े। कैंसर ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कह लें या फिर डिवीजन कह लें, ये शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कुदरती तौर पे हमारे यानी कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन ये है कि एक सेल ने 2 के अंदर डिवाइड होना है, यानी कि माइटोसिस होनी है, और 2 आगे फिर 4 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, हाफ हाफ के अंदर, मतलब 1 से 2 और 2 फिर 2 से आगे 4। तो इस तरह हमारे पास जो है वो डिवीजन हो रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे जैसे मिसाल के तौर पे 8 से आगे 16 डेवलप होने थे, लेकिन 8 के बजाय 16 के बजाय हो गए हैं 100 डेवलप, इट्स मीन वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई है, और इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को हम कहते हैं कैंसर। यानी किसी भी एक जगह पे किसी भी एक सेल का या टिश्यूज़ के सेल्स का अनकंट्रोल जो है वो डिवीजन होना, डिवाइड होना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो लंग कैंसर इसका मतलब है लंग की टिश्यू जो है वो टिश्यूज़ के सेल्स में अनकंट्रोल डिवीजन होना शुरू हो जाती है, बहुत बड़े बड़े सेल के गुच्छे बन जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, लंग कैंसर कहते हैं। अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब जहाँ पे हमारे पास 8 से 16 बनने थे, अब वहाँ से 8 के बजाय 100 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं या 1000 बन रहे हैं, तो ये अब हमारे लिए बेनिफिशियल तो नहीं होगा ना। अब इतनी ज़रूरत भी नहीं है सेल्स की। तो होता क्या है फिर इसमें? तो हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और कैंसर आपको पता है इतनी स्वीट किस्म की डिजीज़ है, कभी कभी जो है वो ये मोस्टली, कभी कभी नहीं मोस्टली जो है ये डेथ भी कॉज कर देता है, क्योंकि वहाँ पे फिर कंपटीशन होने लग जाता है डिफरेंट सेल्स के दरमियान में, फूड के दरमियान में। ऐसी बात है वहाँ पे जगह कम और जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है हर चीज़ के लिए, तो फिर वो उसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। लंग कैंसर द अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ लंग टिश्यू, ये उसकी डेफिनेशन है। सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ की जो है वो शॉर्टनेस होना शुरू हो जाती है, सांस जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, सांस चढ़ता बहुत है, क्योंकि लंग्स है ना, लंग्स का मेन काम ही रिस्पायरेशन करवाना है, यानी सांस लेना और बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और लंग्स के अंदर ही बेसिकली जो है वो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। कॉफिंग, खांसी होना शुरू हो जाती है, विद और विदाउट ब्लड। हाँ जी, ये जो कफिंग है ये कहते हैं ना कि खून वाली खांसी, बलगम वाली खांसी, खुश्क खांसी, तो कभी कभी खांसी में जो है वो खून भी आ सकता है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके कॉजेज़ पढ़ें तो इसका जो सबसे जो है ना बेहतरीन कॉज कह लें या सबसे डेंजरस कॉज अगर हम कहते हैं, दैट इज़ नाउन एज अ कार्सिनोजेन। अब कार्सिनोजेन जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। कार्सिनो मीन कैंसर, जेंस मीन प्रोड्यूसिंग यानी कॉजिंग। ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैंसरोजेंस। तो मैंने आगे उसको लिखा हुआ है कैंसर कॉजिंग थिंग्स या फिर केमिकल्स। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? कार्सिनोजेंस के अंदर आ जाते हैं हमारे पास सिगरेट्स आ जाती हैं। सिगरेट का जो स्मोक होता है आपको पता है उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, तो जो निकोटीन है ये कैंसर कॉज करने का सबसे मेजर जो है वो फैक्टर है। उसके अलावा जो है वो फेफड़े, इसके लंग जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं इससे, और इससे भी जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि अगर आप कुछ जैसे अब तो मोस्टली अगर हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना उनको बहुत सारी रेडिएशन के साथ डील करना पड़ता है। अब तो खैर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर काम किए बगैर भी अगर हम देखें तो क्योंकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी ना कहें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुंचना शुरू हो गई हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब इन रेडिएशन को हम आयनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आयनाइज करती हैं, तो ये भी हमारे लंग्स को क्या करती हैं? एक जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं। वायरल इन्फेक्शन, किसी भी वायरस की वजह से भी हमारे लंग्स डैमेज होना शुरू हो सकते हैं, जैसे भी कोविड-19 के अंदर हुआ था रिसेंटली।
स्मोकिंग जो है इसका मेन कॉज होता है लंग कैंसर का। स्मोकिंग वजह से लंग कैंसर होती है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पैसिव स्मोकिंग। एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। अब आप लोगों ने एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़े होंगे। सीधी सीधी बात है, वो एक्टिव है, थोड़ा सा मोल्ड कर दें वो क्या हो जाती है, पैसिव हो जाती है। इसी तरह अगर बंदा खुद सिगरेट पी रहा है तो इसे हम स्मोकिंग कहते हैं। अगर खुद पी रहा है एक्टिव स्मोकिंग है, क्योंकि वो खुद इसके अंदर एक्टिव है। अगर कोई और पी रहा है और आप उसके पास बैठे हुए हैं, अब वो धुआं है, धुआं भी तो निकलता है ना सिगरेट में से, तो अब होना तो ये चाहिए था। अब होता ये है कि सिगरेट के होते हैं दूसरे, एक होता है जिसके साथ वो लगा होता है, स्पंज वगैरह लगा होता है, फोम वगैरह लगा होता है, फ़िल्टर लगा होता है। एक होता है जहाँ से वो मतलब जलाते हैं उसको। तो अब होता यह है कि वो जो एक्टिव स्मोकर्स है, जो सिगरेट पी रहा होता है, वो जो है फ़िल्टर वाले से ही जो है ना धुआं, यानी स्मोक का जो धुआं है, ये जो भी चीज़ है वो अपने अंदर लेके जा रहे हैं, केमिकल्स वगैरह। एक तो इस तरह लेके जा रहा है, फ़िल्टर में से पास आउट होकर लेके जा रहा है। फ़िल्टर में से पास आउट होकर अंदर लेके जाना इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर वो जो धुआं बाहर निकल रहा है वो भी अब हवा के अंदर मिक्सअप हो रहा है, और हवा के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। ऑक्सीजन ने तो इंसान की बॉडी के अंदर जाना है ना, तो वो जो स्मोक है वो भी ऑक्सीजन के साथ जो है वो भाग के साथ चल जाती है अंदर। अब दो तरह से वो स्मोक को अपने अंदर लेके जा रहा है। अब दूसरा बंदा, जो बंदा खुद जो है वो पी भी नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला बंदा पी रहा है सिगरेट, वो स्मोक जनरेट कर रहा है, और जो स्मोक है वो एयर के अंदर मिक्सअप होती जा रही है। अब उसे सांस बंदे ने तो लेना है ना, तो वो सारा का सारा जो स्मोक है, तो वो जो सारा का सारा स्मोक है वो उस बंदे के अंदर जा रहा है बगैर कुछ किए कराए, यानी उसने पैसे भी खर्च नहीं किए, उसने सिगरेट भी नहीं पी, लेकिन फिर भी वो अफेक्ट हो रहा है। दिस इज़ नाउन एज अ पैसिव स्मोकिंग, यानी कि इसके अंदर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पर वही वाली बात होगी, एक बंदा मोटर बाइक चला रहा है या कार चला रहा है। अब उसे पता है कि वो अपनी कार की या अपनी व्हीकल के एग्जॉस्ट से जो है वो धुआं जनरेट कर रहा है। अब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएटेड बाय हिम, बट रिस्पॉन्सिबल तो वो है, वो इफ़ेक्ट भी हो रहा है, लेकिन उसकी व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उसके इफ़ेक्ट होने के साथ साथ बाकी लोग भी क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होना शुरू कर देती है। तो जिसमें ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्मोकिंग जिसके अंदर बंदा खुद जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी वो इफ़ेक्ट हो रहा हो, दिस इज़ नॉन एज अ पैसिव स्मोकिंग। और इट इज़ अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इनहेलेशन और स्मोक फ्रॉम अदर स्मोकिंग नाउन एज अ पैसिव स्मोकिंग। स्मोक हमारे पास वही मैंने आपको बताया ना, दो तरह के एंड्स होते हैं। एक हमारे पास बर्निंग एंड होता है और एक हमारे पास फिल्टर एंड होता है। जो फिल्टर एंड होता है वो हमारे पास इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जो बर्निंग एंड से स्मोक जनरेट होता है वो डेंजरस होता है। तो जो स्मोकर्स होते हैं, जो खुद जो है वो पी रहे होते हैं सिगरेट वगैरह, तो वो दोनों एंड से ही जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं, दोनों एंड से ही धुआं जो है वो अपने अंदर लेके जाते हैं, तो उनको कैंसर्स के या लंग के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरे लोगों की, तो जो स्मोक नहीं पी रहे लेकिन वो इस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर स्मोकिंग हो रही है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं तो लेकिन अफेक्ट होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में यही है कि हमने कहा था ना कि जो आपके पास उसका मेजर काज है लंग कैंसर का, वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग होती है या तो हुक्का पी लो या फिर सिगरेट पी लो। अब ये हुक्का या सिगरेट की बात करें तो इन दोनों के अंदर तम्बाकू यूज़ होता है। तो पहली बात यही है, पहली फुर्सत में कहते हैं कि आप तम्बाकू की जो है वो एडवर्टाइजमेंट ना करें। आप जो है ना तम्बाकू को टोटली कम्प्लीटली क्या कर दें, बैन कर दें। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ये करते हैं, हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि भाई जो सिगरेट है या तंबाकू है वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसकी ऐड बेच लाते हैं। ऐड चलाने के बावजूद हम जिस डिब्बे के अंदर जो है वो सिगरेट होती है या तंबाकू होता है, हम वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो एक पिक्चर भी बना देते हैं। इसके अंदर उस बंदे के दांत वगैरह सारे गले सड़े होते हैं, मुंह का कैंसर हुआ होता है, लंग का कैंसर हुआ होता है। साथ पे हम लिख लेते हैं तम्बाकू नोची या सिगरेट नोशी जो है वो मज़र सेहत है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे होते हैं, उसको एडवर्टाइज़ भी कर रहे होते हैं, हम उसको बेच भी रहे होते हैं, और हम उसको ख़रीद भी रहे होते हैं, हम उसको पी भी रहे होते हैं, और हम उसको उससे इफ़ेक्ट भी हो रहे होते हैं। तो जब तक जब तक गवर्नमेंट जो है वो टम्बाकू को कम्प्लीटली बैन नहीं करती, या फिर आप अपनी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा है उसको आप अवेयरनेस नहीं देते, या फिर आपसे छोटे हैं जो इन फ्यूचर कभी सिगरेट पीने का सोच रहे हैं, तो आप उन छोटों के ऊपर तो बंदे का रोप चल जाता है ना, बड़ों के ऊपर तो नहीं चलता। तो खैर बंदा आप उनको जो है वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर वो समझ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस इन्वायरमेंट के अंदर। अदरवाइज़ तम्बाकू को हमें टोटली बैन करना पड़ेगा। वो बैन होगा नहीं, क्योंकि जो है ना बिकता बहुत है
और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इससे आता है। हाँ जी, अब यहाँ पे एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट निकोटीन या व्हाट इज़ निकोटीन। तो मैंने आपको बताया था ये जो हम तम्बाकू की बात करते हैं ना, तो ये हार्मफुल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, हार्मफुल केमिकल, डेट इज़ नाउन एज द कार्सिनोजन। वो है हमारे पास निकोटीन, और ये कैंसर कॉज करता है। पावरफुल पॉइजन है क्योंकि जान तक ले लेते हैं, इस वजह से हम इसे पॉइजन कहते हैं। स्लो पॉइजन की बात हम करते हैं। पहले ज़माने में इसको एज ए इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड कैसे? इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को किल करते हैं। आप लोगों ने सुसाइड का वर्ड सुना होगा ना। सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी करना, खुद खुशी यानी खुद की डेथ करवाना। तो सुसाइड, तो जो साइड होता है उसका मतलब होता है डेथ। अब उससे पहले सुई है तो ये मतलब खुद आप कर रहे हैं, सेल्फ साइड कर रहे हैं। इसी तरह अब इंसेक्ट लगा दिया, इसका मतलब इंसेक्ट की डेथ, इंसेक्टिसाइड, ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट की डेथ करवाएं। अगर यहाँ पे फंजाई होता तो फंजी साइड हो जाना था, आपने कहना था ऐसे केमिकल जिसकी वजह से फंजाई की डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास पहले इट इज़ यूज एज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता था। जो तम्बाकू स्मोकिंग होती है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन भाई साहब क्या काम करती हैं, ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चल जाते हैं। अब ब्लड जो है वो आर्टरीज़ के अंदर मूव कर रहा होता है, वहाँ पे जाके आर्टरीज़ को क्या करते हैं, हार्डन कर देते हैं। आप लोगों ने एक डिजीज़ पढ़ी होगी आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये वो काज करते हैं और ब्रेन टिश्यूज़ को भी क्या करना शुरू कर देते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। प्लस ये वाला पॉइंट होता है कि जो निकोटीन है या जो स्मोक है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाई या कार्बन मोनोक्साइड की भी कुछ अमाउंट होती है। तो कार्बन मोनोक्साइड की जो ना एफिनिटी होती है ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की ना, तो हीमोग्लोबिन वो एक केमिकल है, वो एक एजेंट है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने ऑक्सीजन को ड्रॉप करना है या पहुंचाना है तो उसको जिस गाड़ी के ऊपर बैठ के जाना पड़ता है, डैट इज़ अ हीमोग्लोबिन। तो अब अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोक्साइड को वो लेके जाए तो बॉडी के पार्ट्स को या सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये वाला काम भी होता है। फिर उसके बाद आ जाता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये इट्सेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स, इसके अंदर अब अबाउट 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें 50 कार्सिनोजेंस हैं यानी कि कैंसर कॉजिंग हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। स्मोकिंग की बात करने से भी हमने पहले बताया था कि स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। ये क्या करता है, बॉडी को कैंसर, लंग कैंसर काज करने के अलावा इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये हेड टू वो जो है वो बॉडी को अफेक्ट करता है। हेडेक होता है इससे, डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जैसे आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में कहते हैं, इट इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका, क्योंकि ब्रेन टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह आपके जो इम्यून टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती हैं। यू बिकम ससेप्टेबल टू डिफरेंट डिजीज़, ठीक है, टू अटेन या टू एक्वायर डिफरेंट डिजीज़। अब जो स्मोकिंग है वो सिर्फ अकेला लंग कैंसर नहीं काम करता, लंग कैंसर ही कॉज नहीं करता, वो बहुत सारे कैंसर कॉज करता है। वो किडनी के अंदर भी कैंसर कॉज कर देता है, वो ऑरल कैविटी के अंदर भी कैंसर कॉज करता है, वो लेरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर भी जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज कर सकता है, ब्लैडर कैंसर भी कॉज करता है, और पेंक्रियाज कैंसर भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा ये जो इसके केमिकल्स होते हैं, ये क्योंकि रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, तो जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है वो ज़ाहिर सी बात है, ये अब एयर कनाल या एयर कनाल कह लें या एयर पैसेजवे से मूव करके जाएगा। तो ये जो केमिकल्स हैं जिस रास्ते से मूव करके जाते हैं हमारे लंग्स की तरफ, उसको हम एयर पैसेजवे कहते हैं। उस सारे रास्ते को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। और इन केमिकल्स की वजह से एम्फीसीमा भी होता है और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। एम्फीसीमा इटसेल्फ आ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो वाली बात बताई जा रही है जो मैंने आपको बताई थी, इफेक्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी, इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया था स्मोकिंग जो है वो सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो स्मोकिंग है उसके अंदर निकोटीन के अलावा जो है वो, क्योंकि स्मोक है, स्मोक के अंदर कार्बन मोनोक्साइड भी पाई जाती है, और जो कार्बन मोनोक्साइड है आपको पता है वो सफोकेशन काज करती है हीटर्स वगैरह के अंदर, और ये जो सुई गैस वगैरह है इसके अंदर भी हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड होती है। प्लस जो फ्यूल हम जनरेट बर्न करते हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ अमाउंट जो है वो कार्बन मोनोक्साइड की भी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट हार्मफुल, बट कार्बन मोनोक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल। तो कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी और
उसके साथ जब वो बाइंड हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगी, और हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स के अमाउंट को क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। और ये जो प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस का काम करते हैं, यानी ब्लड को क्या कर देती है, विस्कस कर देती है, गाढ़ा कर देती है। हर चीज़ की ना जो एक अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर, एक रेंज है कि यानी कि इस रेंज तक वो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। या कोई भी बॉडी का अगर हम बात करते हैं केमिकल्स की बात कर दें, या फिर हम कंपोजिशन की बात कर दें, तो अगर हमारी बॉडी की इंटरनल जो कंपोजिशन है उनकी भी एक रेंज होती है। उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ गए, रेड ब्लड सेल्स आ गए, प्लाज्मा आ गया, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हर एक का एक अपना लेवल है बॉडी के अंदर। टेम्परेचर का सेल्फ अपना एक होता है कि भाई रेंज होती है, इस रेंज तक जो है वो हमारी बॉडी इसको सर्वाइव कर लेती है। अब जब रेंज से उस रेंज से चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, देन दे विल कॉज द डिजीज़। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और वो जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। दिस डिजीज़ नाउन एज आर्टियोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा जो डिज़ीज़ होती हैं, मैंने आपको बताया था स्मोकिंग की वजह से जो है वो आप काफ़ी सारी डिजीज़ का जो है वो रिस्क डेवलप हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, उसकी जो रेट है वो 2 to 4 टाइम, यानी उसको ट्यूबरक्लोसिस होने की जो टेंडेंसी है वो 2 to 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। नमूनिया जो है वो स्मोकर्स में 4 टाइम गुना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी है कि स्मोकर्स में 4 गुना ज़्यादा या 4 गुना जल्दी ये नमूनिया हो सकता है। और नॉन स्मोकर्स के अंदर अगर नमूनिया होना भी है तो उनके कंपैरिजन में उनकी कम चांसेस होते हैं, यानी कि 4 गुना बढ़ जाते हैं स्मोकर्स के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें टूथ डिके की या येल्विंग एंड वीकनिंग ऑफ टीथ, तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्मोकिंग का जो बेस्ट इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट कहती हूँ, बेस्ट जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि आपके जो टूथ हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं, ब्राउनिश टाइम होना शुरू हो जाते हैं, डिकलराइज होना शुरू हो जाते हैं, और वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और जो इसकी टूथ डिके की टेंडेंसी है, जो रेट है वो 2 to 3 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो स्मोकर्स हैं उनके जो दांत हैं, अब 2 तरह के दांत होते हैं, कुछ मिल्की टीथ होते हैं, कुछ परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ कुछ लोगों के पहले गिर जाते हैं, कुछ लोगों के बुढ़ापे तक यानी मरने के बाद तक भी नहीं गिरते। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनके कहने का मकसद ये है कि स्मोकर्स में जो है ना, ये जो परमानेंट टीथ हैं उनके गिरने की जो टेंडेंसी है, जो रेट है, जो स्पीड है वो 2 to 3 टाइम्स है वो इंक्रीज़ कर जाती है इन कंपेरिजन टू स्मोकर। अब ऐसा नहीं है कि जो स्मोकर्स होंगे उनके टीथ ही गिरेंगे, बाकियों के टीथ नहीं गिरेंगे। मल्टीपल फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर मैं अपनी अम्मी की बात बताऊँ तो वो स्मोकिंग नहीं करती, मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उनके जो दांत हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने की वजह से, और जो है वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की वजह से उनके जो दांत हैं वो सारे के सारे जो है वो डिज़ोल्व हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, टूट गए हैं। अब कुछ ही इक्का दुक्का दांत जो है वो उनका बचा हुआ है। तो खैर, लेकिन अगर हम बात करें स्मोकर्स की और नॉन स्मोकर्स की, तो जो स्मोकर्स है उसके अंदर दांत गिरने की जो टेंडेंसी है, स्पीड है वो ज़्यादा होती है 2 to 3 टाइम्स इन कंपेरिजन टू नॉन स्मोकर्स। चलिए जी, ये था आपका आज का लास्ट लेक्चर। अब ये आपका जो चैप्टर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।